एल्रिगू नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं नेम इज श्रीदेवी नायक, कर्नाटक रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आ रही हूँ। हमारा ग्रैंडफादर है वेंकटेश नायक, 4 times MP इन रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी, 1 time MLA। वो ट्रेन एक्सीडेंट में मर गई। उसका क्या बोलता है, होती है। उसका पोती हूँ मैं। अभी कर्नाटक का इलेक्शन चले गए ना, वही इलेक्शन में हम हार गए। उसके लिए अभी हमारा महिला कांग्रेस मीटिंग था, इधर आया था। इधर मॉर्निंग हम वीरभूमि चले गई थी। उधर हमारा शर्मा जी मिल गई, वो हमको इनवाइट कर लिए, उसके लिए आए। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ। ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ 2 ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್। धन्यवाद। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना काफ़ी पुरानी है, लेकिन देश भर में जिस तरीके से स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में इस संगठन को एक नई ऊर्जा और दिशा मिली है, मैं समझता हूं कि वह अपने आप में अप्रतिम है। और ये जो हमारा संगठन है, ये देश में गरीब, पिछड़े और मजलूमों की आवाज़ को काफ़ी सशक्ति से कांग्रेस पार्टी के सामने और देश के मेन मुद्दों के सामने रख सकता है। और मैं समझता हूं कि जब आज हमारे विरोधियों के द्वारा देश में दुष्प्रचार किया जा रहा है, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में जो देश के मूल मुद्दे हैं, गरीबी के, जिससे सबसे ज़्यादा हमारे संगठन के लोग प्रभावित हैं, बेरोजगारी के, अशिक्षा के, असुरक्षा के, उस पे हमारा संगठन पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि इस संगठन को अपने समाज के मजदूरों की आवाज़ का एक ऐसा खाका तैयार करना चाहिए जिससे हम कांग्रेस पार्टी को एक प्रस्तावना दे सकें कि आने वाले चुनाव में वो मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बने हमारी पार्टी का। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात संक्षेप में समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री स्वामीनाथन जायसवाल जी और तमाम पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय कमेटी जहां बैठी है, और तमाम हिंदुस्तान से आए हुए मेरे साथियों, सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष जी का जहां मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। और आज माननीय हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन भी है, और उनकी भी तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी ने लिखा है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई? अध्यक्ष जी देखो और विचार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर तुम मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
साथियों मैं एक नारा लगाऊंगा, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद, श्री स्वामीनाथन जी जिंदाबाद। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच से बुलाया और मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं अध्यक्ष जी के साथ खड़ा हूँ, इनकी पूरी टीम के साथ खड़ा हूँ और पूरे हिंदुस्तान में हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का झंडा फहराएंगे, परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। एडवोकेट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு பிரசிடென்ட் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டே வார்த்தை ஒரு செகண்ட்ல கொஞ்சம் பேசிட்டு அனுப்பிட்டு வாங்க. இங்க எல்லாருக்கும் புரியாத தமிழ் கூட இருக்கு நம்ம இந்தியாவில். அது பேசிட்டு நீங்க நான் இப்படி இருக்கிறேன் இன்டெக்னா புதுசா வந்திருக்கேன் அது சொல்றீங்க. உங்க பேரு? அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேரு என் அருள் ஜோதி. தமிழ்நாடு ஐஎன்டியூசியுடைய தலைவராக இப்போ புதுசாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா இது மகிழ்ச்சி, மிக்க மகிழ்ச்சி. ஏன்னா இதுக்கு ஐஎன்டியூசியோடைய முழு இதுவும் நான் செயல்படுத்த நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஐஎன்டியூசி தமிழ்நாடுடைய ஐஎன்டியூசி என்னைக்கும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய முழு சப்போர்ட்டோட அங்கே இயங்கும். நாங்களும் தேடுகிறோம் ஈச்சதுங்கிற மாதிரி ஐஎன்டியூசி என்னைக்கும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை வலுப்படுத்தும். தேங்க்யூ. थैंक यू तमिलनाडु अध्यक्ष जी, थैंक यू। आगे तमिल आप मिस्टर उस्मान साहब अंडमान निकोबार के अध्यक्ष हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। ये भी 2 बार अपनी तमिल में या अपनी लैंग्वेज में जो भी उधर ले लेंगे भाई, हिंदी में उनकी भाषा बोलना है तो इजाजत है। नहीं आगे इधर आइए। आज के इस राष्ट्रीय मजदूर संगठन के ऑल इंडिया कमेटी के अध्यक्ष जसवाल जी और जो भी मंच में बैठे हुए पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले मेरे परिचय आपको देना चाहूँगा। मैं यहाँ पर बहुत दूर दराज इलाके अंडमान निकोबार आइलैंड से आया हुआ हूँ और इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष इंटर के जी भास्कर जी और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल जी और बाकी सभी पदाधिकारियों को हमें यहाँ में निमंत्रण देनी थी और हमको यहाँ में 2 बात आपके सामने रखने की जो मौका दिया, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद अर्पित करता हूँ। खास करके एक बात बहुत संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा, पूरे देश के अंदर में हम जो भी कर रहा है वो मजदूरों की हित में काम करता है और आज की जो हालात है हमारे इलाके में, खासकर अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, ये पूरे केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए वहाँ में नहीं करके तकरीबन 36 से ज़्यादा यूनिट काम कर रहा है और उस जगह पे मैं हमारे भास्कर जी के आदेश से और हमारे जायसवाल जी के इससे मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन एक दुख का साथ एक बात यहाँ आपके सामने रखूंगा कि इस अन्वेषण में हमें क्या करना है, हमको किस तरीका से आगे बढ़ना है और हमारे मजदूरों के हित में हमको क्या सोचना है, इस अन्वेषण में उसमें हमें गौर करना है। खास करके दूर दराज जो अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर में जो मजदूर काम करते हैं उसकी
आने वाले पीढ़ियों को हमारी तरफ से क्या सहायता मैं कर पाऊंगा, और आपके नेतृत्व में मैं हम सब मिलके पूरे देश के मजदूरों के हित में काम करने के लिए हमारे कांग्रेस के नेतृत्व को भी हम ये कहना चाहूंगा, इन तक हमेशा जो है कांग्रेस के साथ में रह चुका है। कांग्रेस का एक घटक दल के रूप में कर्नल ऑर्गेनाइजेशन के तरीका से इन तक हमेशा काम करता है, और मैं विश्वास करता हूं अभी जायसवाल जी के नेतृत्व में इससे भी बहुत अच्छी तरीका से मैं हम सब मिलकर मजदूरों के हित में काम कर सकता है। और इससे ज्यादा मैं अभी इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हमारे जो एक बात यहाँ मैं रखना चाहूंगा, अभी हमको सुनने मिलता है, देखने भी मिलता है, हम दो तरफा बटा हुआ है। दोनों इंटेक्ट आज राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत काम कर रहा है। क्या हम इस अधिवेशन के जरिए हमको एक होकर एक एजेंडे में, एक झंडे के नीचे, एक नेतृत्व में काम करने की प्रेरणा लेना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ, हम हमारे मजदूरों के साथ में बहुत बड़ा दगाबाजी हम करेंगे। ऐसा होने कभी नहीं देना है। या हमारे नेशनल नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व है, उनको भी इसमें सोच विचार करना है। अब जो हम जायसवाल जी के नेतृत्व में जो मजदूरों के हित में काम कर रहा है, और हम लोगों को भी इसमें एक बहुत अच्छी तरीका से पुनर्विचार करके इसको आगे जो है पूरे देश के मजदूरों को संगठित करने का बहुत बेहतर तरीका से प्रयत्न करना होगा। मैं जायसवाल जी से और यहाँ में बैठे हुए हमारे जितने भी जो नेतागण हैं, और खास करके हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भास्कर जी से भी मेरा एक गुजारिश है कि हमको इसको एक मंच में संगठित करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम जो है मजदूरों के हित में काम कर पाऊंगा। ये मेरा इस अधिवेशन में मेरा एक संदेश है, और आगे चल के आपके दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग सब आपके साथ में एक साथ होकर कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा। जय हिंद, नमस्कार। यहाँ पे काफी बातें हुई, मैं उन बातों में मुझे एक जो बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट, मतलब बोलते हैं ना कि एक आह्वानात्मक विषय जो होता है, वो लगा केपी जी का। मैं उनको आदर से केपी जी कहता हूँ। तो केपी जी ने जो विषय रखा, मैं उस विषय को आप लोगों के सामने बहुत ही विस्तृत से नहीं रखूंगा, लेकिन इन शॉर्ट संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि 2 इंटक चल रहे हैं, और इस बात को मैं और भी बृहत्तर तौर पे कहूंगा तो सिर्फ 2 इंटक नहीं, 9 इंटक चल रहे हैं। भाई इंटक 148 करोड़ लोग इंटक चला सकते हैं, क्योंकि संविधान ने आपको वो मान्यता दी है, संविधान ने आपको वो अधिकार दिया है। एक मजदूर संगठन को पंजीकृत करने के लिए, उसका पंजीकरण करवाना हो, तो आप 7 जन मिलके पंजीकरण कर सकते हैं। हमारे एडवोकेट निशांत मंडल जी उसको बता सकते हैं। मैं अगर कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे सही कीजिएगा, है ना? तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी 6 जन को पकड़े और एक इंटक बना ले। बस खाली वो इंटक बनाते समय कुछ कानूनन जो पहलू होते हैं उनका ध्यान रखें, है ना? उनका ध्यान रखें। तो ये तो उसका दिमाग जानता होगा कि वो किस तरह से पंजीकरण करवा सकता है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज वेरी मस्ट पॉइंट। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू कांट परफॉर्म योर वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ। नियमतः आप काम नहीं कर सकते अगर आप पंजीकृत नहीं हैं, और पंजीकृत होने के लिए आप 3 साल तक बिना पंजीकरण के काम कर सकते हैं। मंडल जी सही हूं मैं? बिल्कुल ठीक है। केपी जी, हम संजीवा रेड्डी जी का विरोध नहीं करते हैं। संजीवा रेड्डी जी भी इंटक चला रहे हैं, और पहले मैं कहूंगा कि वो कांग्रेस की हैं, कांग्रेस के बुजुर्ग सदस्य हैं, हम उनका विरोध नहीं करते। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हमारा विरोध क्यों करते हैं। जिस तरह से भारत सरकार ने उनको एक पंजीकरण का सर्टिफिकेट दिया है,
ये एक प्रमाण पत्र उसी भारत सरकार ने हमें भी दिया है। भाई मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर। ये पंजीकरण का प्रमाण पत्र जिस तरह से संजीवा रेड्डी को मिला है केपीजी, मुझे भी दिया है भारत सरकार ने। मुझे तो फेडरेशन का प्रमाण पत्र दिया है और संजीवा रेड्डी जी को सिर्फ यूनियन का प्रमाण पत्र दिया है। यूनियन होता है मजदूरों का संगठन, यूनियन होता है मजदूरों का संगठन, फेडरेशन होता है केपीजी यूनियनों का संगठन। और आप अंडमान निकोबार के प्रसिद्ध मजदूर नेता हैं, आप जानते हैं कि यूनियनों का संगठन बड़ा होता है, मजदूरों का संगठन उससे छोटा होता है। हम इस बात को और भी अच्छे तरह से बोल सकते हैं कि ये जरूरत क्यों आई, ये दो संगठन, 2 इंटर, 9 इंटर, 10 इंटर बनाने की जरूरत क्यों आई, हम इसको भी बता सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो अगर दबी रहे तो इज्जत बनी रहती है। हम नहीं चाहते कि आज आपको ये बताएं कि आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर जो हम बोलते हैं, तो संजीवा रेड्डी जी की इंटर का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है 5 फरवरी 2007 और उनका रजिस्ट्रेशन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से हुआ है। सो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म होता है इंटर। हमारा रजिस्ट्रेशन केपीजी भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन की तौर पर हुआ है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 3 मई 1947 को जिस राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका नाम था राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर लेबर कमीशन के पास किया गया था। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रावधानों के तहत क्या जरूरत पड़ गई संजीवा रेड्डी को 2007 में फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की, ये हम नहीं पूछेंगे, ये तो मल्लिकार्जुन जी पूछें। हम क्यों पूछे भाई, हमने मल्लिकार्जुन जी को ये बताया, हमने उनको ये बताया कि क्या जरूरत पड़ गई, तो हमको एक पत्र मिला। भास्कर जी, ये पत्र है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो लिखा है प्रिय श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संबोधित आपका दिनांक पत्र मिला 3 जनवरी 2023 का ये पत्र है। भाई साहब, इसमें लिखा है कि आप अपनी सुविधा अनुसार आकर एआईसीसी कार्यालय में अध्यक्ष जी से मिले। हम मिले, इस पत्र के बाद हम मिले। उसके बाद एक और पत्र मिला और उस पत्र में ये लिखा गया कि हमने जिस समस्या को उठाया है उस समस्या को सुलझाने के लिए जयप्रकाश अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी महासचिव थे कल तक, अब उनसे वो पद ले लिया गया है। अब फिलहाल जयप्रकाश अग्रवाल जी महासचिव नहीं है, तो हो सकता है कि हमने जो प्रश्न उठाया है उसको सुलझाने के लिए किसी और की भी नियुक्ति की जाए। अब ये देखिए, ये होता है चार्टर, ये हमारे पास एक डायरी है, इसमें हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों की लिस्टिंग है। हम तैयार है ना, हम तैयार हैं। अगर कोई हमसे ये कहता है कि आप गलत हो, अभी आप बैठने दे, आप बैठे कराते। अगर कोई हमसे ये कहता है, आप लोगों में से भी कोई ये कहे कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, तो मैं कहता हूं कि भैया मेंबरशिप वेरिफिकेशन करवा लो। मंडल जी, प्रावधान तो है ये, मेंबरशिप वेरिफिकेशन ट्रेड यूनियन 1926 में एक प्रावधान है कि किसी यूनियन को अगर मान्यता देनी है तो उसका मेंबरशिप वेरिफिकेशन करा लो। तो हम यहाँ तैयार बैठे हैं ना मेंबरशिप वेरिफिकेशन करवाने के लिए। हम देखिए हम तैयार बैठे हुए हैं, आइए हमसे करवा लीजिए मेंबरशिप वेरिफिकेशन।
और मेंबरशिप वेरिफिकेशन अगर संजीवा रेड्डी जी करवाएंगे तो मेरे पास एक रिपोर्ट है, उनके पास सिर्फ 80 लाख मेंबर हैं। हाँ, उनके पास सिर्फ 80 लाख मेंबर है, क्योंकि वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तहत अपनी यूनियन चला रहे हैं। किसी विवादों में नहीं पड़ना है मुझे, नहीं हमको विवाद में जाना है। आपने सही बात कही कि दोनों जन अगर एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें तो हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर मर्जर। प्रावधान है ना, ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1956 में एक मर्जर करके शब्द है, मर्जर एक प्रावधान है, मर्जर एक प्रावधान है। गलती से मैं भी वकालत पढ़ चुका हूँ, LLM पास कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा कानूनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो प्रावधान है कि आप मर्जर कर सकते हैं। भास्कर जी, दो ट्रेड यूनियन कभी भी साथ में आके काम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मर्जर। ये मेरे जो प्रदेशाध्यक्ष भाई बैठे हैं सब, इन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप इसको सुनिए और समझिए। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको हमारे प्रदेश में नियुक्ति मिल गई है लेकिन काम करने में हमको अड़चने आ रही हैं। अड़चनों से मत डरिए भाई, अड़चने आती ही रहती हैं। आप जो बंधु यहाँ पे यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, उनको मालूम होगा कि भैया अगर गया जाना है रिक्शा पकड़ो तो बोलेगा 5000 रुपये लूंगा, और आपके पास 5000 नहीं है, आपका चेहरा उतर जाए, बगल में दूसरा रिक्शा वाला देखते रहता है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, धीरे से आपको आके बोलेगा 2000 में लेके चलो, तैयार हो जाओगे आप। नेचर ऑफ वर्क सेम है ना, कानून तो यही कह रहा है ना, अगर नेचर ऑफ वर्क सेम है तो नेचर ऑफ पेमेंट सेम होना चाहिए। बट एक अगर 5000 में छोड़ा और एक 2000 में छोड़ा, इट मीन्स कि उसको 2000 में भी बेनिफिट है। तो हम किसी का गला तो नहीं काट रहे हैं ना। आज हमको भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन में भी हम सुखी हैं, है ना। अब हमारे संजीवा रेड्डी जी को क्या दिक्कत है हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते उनको क्या दिक्कत। हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी ने आज तक कभी भी संजीवा रेड्डी जी का विरोध नहीं किया, कभी भी विरोध नहीं किया। हाँ, हम मर्जर के लिए बैठे हैं, हम मर्जर के लिए तैयार हैं। जिस कोर्ट में कहिए, जहां कहिए, हम मर्जर के लिए जाएंगे। बट कुछ तो बात हो, लोग कुछ तो बात करें। लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस में विभाजन नहीं हुआ भास्कर जी? क्या इंदिरा कांग्रेस नहीं बनी थी? क्या प्रणब मुखर्जी ने अपनी कांग्रेस नहीं बनाई थी? लेकिन सब साथ में ही आके काम कर रहे थे, जो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। तो ये तो है, प्रावधान है ये, हम किसी चीज से इनकार तो नहीं कर रहे हैं ना। तो मेरा दूसरा पहलू ये है, मर्जर नहीं चाहते, मत चाहिए। आप इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बने रहिए, हमको आप भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बने रहने दीजिए। हमको तो आपने ही दिया है ना, भारत सरकार ने प्रमाण पत्र दिया है ना। इस पे सील मैंने अपने घर में नहीं बनाई है, ये सर्टिफिकेट मैंने अपने घर में नहीं प्रिंट किया है। किसी को अगर वो डाउट हो तो आप इसको सत्यापित करा लीजिए कहीं से। चलिए, हमारे साथ बैठे हैं ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामेश्वर राजौरा जी। अब मैं ये पूछता हूँ, आप क्या बीजेपी का प्रचार करते हैं? तो अब क्या कांग्रेस इनका विरोध करेगी? हमारे भाई साहब सवेरे 10 बजे से रात के 11 बजे तक AICC में मजदूरों के प्रश्न को लेकर हमेशा किसी न किसी से अपने बात रखते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, पूरी करते हैं। बीजेपी का तो काम नहीं कर रहे हैं ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का काम तो नहीं कर रहे हैं ना, AICC में जाके कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं ना। भाई फिर विरोध किस चीज का कर रहे हो आप? फिर विरोध किस चीज का कर रहे हो? मजदूरों का प्रश्न मेरे लिए सर्वोपरि है। आज हमारा मजदूर, एक फिगर आई मेरे सामने, 48 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। हमारी जनसंख्या कितनी है आपसे अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 125 करोड़, कोई बताएगा 130 करोड़, मैं बताता हूँ 151 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं। भला हो कोरोना का कि कुछ कम कर दिया उसने, भला हो कोरोना का कि कुछ संख्या कम कर दी।
लेकिन एक्चुअल फिगर जो है, वास्तविकता कोई आपके सामने नहीं ला रहा है। हम 48 करोड़ बेरोजगार नहीं है भास्कर जी, राजौरा जी। कानूनन जो फिगर होती है केपी जी, सिर्फ 52% लोग लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं मंडल जी? ओनली 52% लेबरर्स आर वर्किंग, और उसमें से भी सिर्फ 4% रह गए हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, 96% चले गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये तो देन है हमारे मौजूदा सरकार। आज हमको जो सरकार में काम कर रहा है उसके लिए नहीं लड़ना है, जो सरकार के लिए काम कर रहा है उसके लिए लड़ना है। हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, संगठित क्षेत्र है, हमको उसके लिए लड़ना है। यहाँ पे जिसने हमारे लिए टेबल कुर्सी लगाई है, मेजें सजाई है, वो कौन है? कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, वो सरकार का आदमी नहीं है, वो तो बेचारा सरकार के लिए काम कर रहा है। उसने सोचा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का फंक्शन है, चलो लगा दो भाई। अब भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस क्या हो गया? पंजीकृत संस्था है, सरकार की बोलते हैं ना, सरकार की भागीदारी कर रही है। हम हमारे लिए उसने काम किया और हमको उसी के लिए लड़ना है। केपी जी में कहीं गलत तो मुझे सुधारिए आप, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये चीजें हम पूरी तरह से अधिकृत हैं, हमें फेडरेशन का नोटिफिकेशन मिला हुआ है। वी आर द फेडरेशन, वी हैव टू वर्क इन पैन इंडिया। हमको पैन इंडिया में काम करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम चाहें तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को दिल्ली के बाहर जाके काम करने से रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं। हमारे मंडल जी अगर एक पिटीशन फाइल कर दें, शायद दूसरे या तीसरे हियरिंग में स्टे ऑर्डर आ जाएगा, है ना? हमको मिल जाएगा, इंजेक्शन हमको मिल जाएगा कि भाई आप जब रजिस्ट्रेशन आपका दिल्ली में हुआ है तो आप पैन इंडिया नहीं काम करते। हम तो ये भी कह रहे हैं ना भास्कर जी कि हमारी कंप्लेंट कीजिए ना। कौन कहेगा कि हमारी कंप्लेंट कीजिए? बताइए ना, कोई कहेगा? सर, मिस्टर अरुण ज्योति जी, दिस इज वेरी एक्सेप्टेड फैक्ट, very much accepted fact that we are working for pan India because we have got the registration of federation all over India or pan India. हमने किसी को we have never cheated to anyone because we are having this guy advocate from Supreme Court, Mr. Jitendra Bharti. He is the person who has constructed the constitution of Indian National यूनियन कांग्रेस। हमने बहुत मेहनत की है पैन इंडिया काम करने के लिए। हमारे पास तो लीगल की इतनी बढ़िया टीम है कि गुजरात में किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दिया। भास्कर जी, गुजरात में 2021 में किसी ने कंप्लेंट किया, तो जो इंक्वायरी ऑफिसर था उसका मुझे रात को 1:30 बजे फोन आया कि आपकी इंटर गलत है। उनको ठीक है, चलो आपकी बात मान लेते हैं। हम बोले हम आपकी बात मान लेते हैं कि हमारे इंटर गलत है। सही किसकी है? सही किसकी है ये बता दीजिए भाई। हमको मजदूरों के हित में काम करना है, हमको इंटर के साथ रह के काम करना है। जिसको आप सही बता दो हम उसी इंटर के साथ हो जाते हैं। तो वो बोले कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा। हम कहा भाई जब बुलाइए तब चले आते हैं। फिर एक रिटर्न स्टेटमेंट हमने उनको भेज दिया कि भाई हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आप हमको गलत साबित कर रहे हैं तो कृपया एक पत्र लिख के दे दीजिए अपने मुहर के साथ और सिग्नेचर के साथ कि हम गलत हैं। भाई हम गलत हैं तो हमको सजा मिलनी चाहिए। आज तक कोई हमको सजा देने वाला तो पैदा नहीं हुआ। देखिए, आरोप आप पर लगेंगे, आरोप आप पर लगेंगे। मैं कुछ अलग लहजे में बात कर सकता था लेकिन ऑब्जेक्शनेबल होगा वो, फिर भी मैं करूंगा। हम भी तो कांग्रेस से पैदा हुए ना सारे, हम तो कांग्रेस से ही निकले ना राजूरा जी।
हम तो कांग्रेस से ही निकल के बाहर आए हैं सर। अच्छा, अब एक दूसरी बात जो कि कानूनन मुझे सिद्ध करनी है, ट्रेड यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उसको कांग्रेस इलेक्ट नहीं करती है। जैसे अभी युवक कांग्रेस हो गया तो उनके अध्यक्ष को कौन इलेक्ट करता है? मल्लिकार्जुन जी इलेक्ट करते हैं, उनकी नियुक्ति मल्लिकार्जुन जी करते हैं। नेता डिसूजा जी हो गई अपनी महिला कांग्रेस की, उनकी नियुक्ति मल्लिकार्जुन ने की। संजीवा रेड्डी जी की नियुक्ति या स्वामीनाथ जी की नियुक्ति मल्लिकार्जुन जी नहीं करेंगे। क्यों भाई? हमारा स्वतंत्र संविधान है, हमारा स्वतंत्र संविधान है। वी आर नॉट पॉलिटिकल विंग। और इसको संजीवा रेड्डी ने भी कहा था एक बार कि वी आर नॉट फ्रंटल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसकी कॉपी है मेरे पास। हाँ, वी आर नॉट फ्रंटल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी आर ट्रेड यूनियन, वी आर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। क्योंकि हमको रजिस्ट्रेशन देने के लिए अलग संस्था है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार, और पॉलिटिकल विंग को रजिस्ट्रेशन देने के लिए बैठी है इलेक्शन कमीशन, है ना? तो हम गलत कहां से हुए? हम हुए कहीं से गलत? हम अगर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो हम क्या देखेंगे? उसका प्रॉपर्टी कार्ड देखेंगे ना, जमाबंदी देखेंगे, है ना? तो सब तो है हमारे पास, खरीद लो हमको। हम कहाँ गलत है? तो मेरे ख्याल से सत्यता को परखने के लिए मैंने काफी कुछ आप लोगों के सामने रख दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री अनिल कुमार अग्रवाल जी का देर से आने के लिए स्वागत। देखिए, अब समय हो गया है कि हम भोजन ग्रहण करें और उसके बाद जो हमारी 15वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा हमने रखी हुई है उसके एजेंडास पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ बातों को हम सामने लेके आएंगे। ये तो अच्छी बात हुई कि हमारे केपी जी ने कुछ बातों को खुद ही रख दिया सामने, और इतने लोगों के सामने मैंने भी उसको, मेरे पास जो था मैंने मटेरियल रख दिया। एक चीज समझिए कि अगर कहीं 4 करोड़ मेंबर्स साथ में आ जाए तो सरकार किसकी बनेगी? 4 करोड़ की बनेगी हाँ? हमारी सरकार बनेगी। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो हमारी ही बनेगी। तो वास्तविकता केपी जी है ना कि मेंबरशिप वेरिफिकेशन कोई करा नहीं रहा है। इसका एक और कानूनी पहलू है कि ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। AIR 90546 समथिंग उसका नंबर है, केस नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे संजीवा रेड्डी जी खुद लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमको जायज बनाइए। हम लोग तो आपस में बात कर रहे हैं ना कि हम गलत है, वो सही है, वो गलत सही है। संजीवा रेड्डी जी का एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने निवेदन किया है कि हम जायज है, हमको आप जायज बनाइए, हमको आप जायज डिक्लेयर कीजिए। तो जो आदमी खुद ही चिल्ला रहा है कि हमको आप जायज बनाइए, तो हम कहाँ उनका विरोध करके हमें क्या मिलेगा? है ना? एक चीज तो ये है केपी जी की रजिस्टर्ड होने के नाते हम मजदूरों का हित कर सकते हैं, है ना? जो मजदूरों के हित करने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान बने हुए हैं, जो भी कानून बने हुए हैं, हम वो कानून का सहारा लेके अब उनका काम कर सकते हैं। आप कंपनसेशन एक्ट में चले जाइए, आपको तो कंपनसेशन एक्ट में ही जाना है आज की डेट में। आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में चले जाइए, आपको ग्रेच्युटी दिलवानी है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम कानून बने हैं वो संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बने हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए जो भी कानून बने हैं वो बहुत से कानून हमारे बहुत से मजदूर नेताओं को मालूम भी नहीं है। बहुत से मजदूर नेताओं को नहीं मालूम। मेरा चैलेंज है, जैसे BOC एक्ट हो गया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, शायद ही किसी को मालूम होगा। बीड़ी कारखाने का जो कानून है वो शायद किसी को मालूम होगा, है ना?
सोशल सिक्योरिटीज एक्ट बहुत है, वो शायद ही किसी को मालूम है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-4 पॉइंट्स पढ़ लीजिए जो आप कहीं किसी को बता सकते हैं। किसी मजदूर के हित में कुछ काम करना हो, आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं कि भाई इस तरह से आप मजदूर डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि कानून सबसे पहले यही पूछता है मजदूर है क्या है? आप किसी लेबर कमिश्नर के पास जाएंगे ना, किसी लेबरर्स के बात को लेके, जैसे अभी हमारे कैमरामैन जी हैं तो इनका भी एक्ट है, सीनियर फोटोग्राफर एक्ट है इनका, सीनियर वर्कर्स का एक्ट जो है, इनको भी नहीं मालूम होगा। लेकिन अब इनको उस एक्ट में बिठाना किसकी जवाबदारी है? हमारे शैतान सिंह जी की जवाबदारी है, तो हमारे मजदूर नेता है ना। इसी समय समझो कि कहीं वायर वगैरह में इनका पाँव फंस जाए, गिर जाए, सर पे चोट आ जाए और इन्होंने हमारे ऊपर क्लेम कर दिया, मैं आपका फंक्शन था, हम गिर गए, 50 लाख रुपये मुझे चाहिए। तो एक मजदूर नेता जाग जाएगा, इनका मैटर फाइल करेगा, तो कोर्ट सबसे पहले क्या पूछेगा कि ये मजदूर है क्या, उसको सिद्ध करना, उनको सिद्ध करना फिर हमारी जवाबदारी है। हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये जो काम कर रहे थे उस काम से संबंधित कुछ नियम है, कुछ कानून बना हुआ है, श्रम कानून बना हुआ है, उसको 2-4 पेज आप पढ़ लीजिए और इनको सिद्ध कर लीजिए, इनका फायदा हो जाएगा। और इनका फायदा होने के बाद आपको भी एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, खाने का प्रबंध हो गया है, कुछ भोजन क्या कहेंगे स्वामीनाथ जी, जिस तरह आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती और आप लोगों का कार्यक्रम है, दोनों पहले तो आपको बधाई देना चाह रहा हूँ कि आज देश के उस महान हस्ती राजीव जी का जन्मदिन है। 40 वर्ष के आयु में पहला व्यक्ति प्रधानमंत्री जो देश का बना था, जिन्होंने संचार क्रांति आज जो आपके हाथों में दिख रहा है, उन्हीं का देन है। पंचायती राज से लेकर और जिस तरह से 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, ये राजीव जी का ही त्याग का असर था कि देश 21वीं सदी की सीढ़ी पर चढ़ चुका था और 21वीं सदी की सीढ़ी पर चढ़ते ही अब लगा तो देश के में कि ये तो कभी देश के लिए ऐसा सपना देखने वाला कोई हमेशा जात पात धर्म की बात होती है, ये तो ऐसा नायक है सिर्फ देश के लिए सोच रहा है। वो थे हमारे राजीव गांधी जी, जो स्वप्न हमें दिखा के गए, देश की उन्नति और प्रगति और विकास का जो रेखा उन्होंने खींचा। आज उसको जिस तरह से जात पात धर्म के नाम पे धूमिल किया जा रहा है, आज उनके जन्म दिवस पे 79 बर्थ सेलिब्रेशन पर हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन के राष्ट्रीय कोर कमेटी और प्रदेश अध्यक्षों का एक मीटिंग रखा गया, एसीएम मीटिंग, जिसमें एक संकल्प लिया गया कि आने वाले 2024 में जो हमारे राजीव गांधी ने सपना देखा था, जो हमारे नेहरू जी ने सपना देखा था, जो इंदिरा जी ने सपना देखा था, जो गांधी जी के विचारों पर चलकर आगे बढ़कर सत्य अहिंसा और के पुजारी थे, जो देश को दृढ़ और संकल्पित कर एकता और अखंडता के एक धागे में पिरोने का काम करते। आज देश में वो उन्माद बह रहा है, डबल इंजन की सरकार है, जहां धर्म जाति पे कहीं मणिपुर जल रहा है तो कहीं नूह जल रहा है, तो भारत के हर कोनों में जिस तरह से धर्म के नाम पर हत्या किया जा रहा है, ये सरकार जुल्म और जुल्मियों की सरकार है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हमारे नायक राहुल जी, जो राजीव जी के लाल है, इंदिरा जी के पोते, राजीव जी के बेटे, जिन्होंने कन्याकुमारी, हमारे मित्र आए तमिलनाडु कन्याकुमारी से, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक रेखा खींचा, जो जात पात धर्म से परे हटकर किसान का, गरीब का, आम आवाम का, जात पात धर्म से हटकर सबके विचार अपने विचार में सम्मानित करने का काम किया, एक धागा में पिरोने का काम किया, जिसका नाम राहुल गांधी।
लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो यही कहती है कि हमारे देश का मजदूर किसान सब खुशहाल है। ये बताइए, जिस देश में मेक इन इंडिया का बब्बर शेर लगाया गया हर चौक चौमाने पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के नाम पर देश में बब्बर शेर तो लगा दिए, लेकिन स्किल इंडिया चाहे मजदूरों के लिए कोई विकास की रीढ़ का हड्डी जो तैयार करने वाले हैं देश का, जो बड़े बिल्डिंग से लेके कल कारखाने फैक्ट्रियां, तो मजदूर के नेता है, मजदूरों का चर्चा तो होना लाजमी। मजदूरों को 44 से 4 कोड कानून में बदल दिया गया। जो 8 घंटा सेवा करता था 8 घंटा की मजदूरी मिलती थी, अब 12 घंटा करके वही मजदूरी दिया जाएगा। एक पूंजीपतियों को बढ़ावा इस सरकार में बनाया गया। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं, हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, हम गरीबों को लाइन में लगवा दिए। 140 करोड़ देश का जनता, जिसमें 81 करोड़ खुद ही कहते हैं कि 500 का राशन मैं फ्री देता हूं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो काम नहीं होगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं लगेंगे, यहाँ का उर्वरक, यहाँ का उत्थान करने का संसाधन, जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आने वाले चुनाव में जिस तरह से धर्म जाति का एक रूपरेखा खींचा जा रहा है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से मजदूर के इस अपने व्यवस्था को लेकर जवाब जानना चाहता हूं कि देश मजदूरों का है। 80% आबादी गांव में बसती है, जहां किसान रहता है, मजदूर रहता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, उनके पेट पे वार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का सारा पैसा को मोदी जी अपना चेहरा दिखाने में खर्चा कर देते हैं। सवाल ये है जायसवाल जी कि इतने संगठन, तमाम संगठन मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस वही है। देखिए, बाकी मजदूरों का कंसेंट बनाकर भाजपा के तुकबंदी में काम कर रही है। आप लोग तो हमसे रोज सवाल करते हैं, आपको जवाब देता हूं, और आपके हर पहलू पे, हर कदम पे मिलता हूं मजदूरों का आवाज उठाते हुए। तो हम मजदूरों का काम करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, हम बड़ी बात नहीं करते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, ये दे दिया, वो दे दिया, हम जो कर दिया वो कह दिया, जो मैं करता हूं कहता हूं। क्योंकि हम न्याय के लिए कई बार प्रधानमंत्री, श्रम मंत्रालय, चाहे कोरोना काल में 47 लोग मर गए, उनके लिए मैं सरकार पर नगद राशि उन लोगों को, घर में गरीबों को व्यवस्था देने के लिए, जो असंगठित संगठित कामगार 2020 में पथ से पैदल चलकर कोई ट्रेन के नीचे मर गया, बच्चे सूटकेस में लाशे, वो छाले पड़े हुए, वो दर्द आपको दिखा होगा। ये निर्दयी सरकार को तो कोई दर्द नहीं दिखती है। चाहे बहन बेटियों का यौन शोषण हो, शोषण के नाम से, या चिन्मैया जन मसाज कराता मंत्रीपुर, या शेखर जैसा दलित की बेटी का रेप कर कर जला देता है। तो ये तो भाजपा की कूटनीति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाजपा से बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को कहते हैं, लेकिन गरीब के पेट पे वार बार बार हो रही है। महंगाई का अत्याचार, बढ़ती हुई बेरोजगार, इस पे नहीं बोले मोदी सरकार। क्यों नहीं बोले? मोदी का स्लिप ऑफ टर्न 7 बार हो गया। अभी अभी कैग रिपोर्ट आया, 7 घोटाला, मोदी के महान 7 घोटाला। 250 करोड़ में द्वारका हाईवे पर 1 किलोमीटर रोड बनता है, 132 करोड़ टोल टैक्स वसूल लिया जाता है, जनता के पैसे को, खून पसीने के पैसों को खींच दिया जाता है। जो अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में जो बन रहे हैं उसमें बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाना का काम। 134 करोड़ हाल कंपनी में जो घोटाला हुआ है, ये घोटालाओं का राज उन्हीं की सरकार से पोल खुल के आया। उस पे आप जाके सवाल करिए मोदी जी और उनके जितने नेता हैं कि क्या भैया आप तो भ्रष्टाचार मुक्त करने चले थे। हमारे मोदी जी जाते हैं अमेरिका, फ्रांस, दुबई, आते हैं मेरा बूथ होगा मजबूत करने पहुंच जाते हैं। 4 महीने से मेरे बेटियों का यौन शोषण हो रहा था, देश के मणिपुर जल रहा था, जिसपे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष द्वारा।
2 घंटा 15 मिनट के भाषण में 1 घंटा 40 मिनट पर प्रधानमंत्री जी एक ही नाम लाते रहे, नेहरू, इंदिरा, राजीव और कांग्रेस का स्थापना। देश और इतिहास जानता है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। वो 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज था, अब 9 साल में 1 लाख करोड़ यानी 3 गुना कर्ज हो गया देश में। आरबीआई खाली हो गया, न मेक इन इंडिया कुछ किया, ना आपका बब्बर शेर कुछ किया, खाली बातें बढ़ी और पेट खाली पड़ गया। तो आज कई प्रदेशों के अध्यक्ष और तमाम लोग आए हुए हैं कोर कमेटी की मीटिंग में, तो उसमें किन किन विषयों पे आप लोग मुद्दा उठाएंगे? क्या मजदूरों के क्या क्या मुद्दे आप लोग रखेंगे? देखिए, आज हमारे वरिष्ठ महासचिव जी भी है, इनसे भी कुछ बात आप करेंगे। तमिलनाडु और राजस्थान से हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। देखिए, कोर कमेटी में ये निर्णय लिया गया कि पहले तो मजदूरों के हक की लड़ाई, जिस तरह से कोरोना काल में और जिस तरह से अन्य प्रदेशों में जो मजदूरों को जो भत्ता दिया जाता है, पीएफ फंड वगैरह, उसका भी पैसा काट के कई भाजपा के स्टेटों में उसको कोई मोबाइल बांट देता है, उस पैसे को उनके जो मजदूर का फंड है उसको भी दुरुपयोग किया जाता है। जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसा कई रिपोर्ट में आया, उसको प्रचार तंत्र में खर्चा किया गया मोदी जी की। तो उसी तरह 2024 में एक निर्णय लेकर हमारे 3.5 करोड़ मेंबर जो है यूनियन के लोग जुड़े हैं देश भर के भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटरफेडरेशन से, उनको कांग्रेस के पक्ष में लाना, उनको अधिकार दिलाना, उनके लिए नवनिर्माण व्यवस्था करना सुनिश्चित करने का हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास प्रस्ताव लेकर जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल जी जो पूर्व अध्यक्ष है उनके पास जाएंगे, कांग्रेस कार्य समिति के पास जाएंगे कि मजदूरों का हाथ कांग्रेस के साथ जब रहेगा, जब आप मजदूरों का बात करेंगे तो हम आपके साथ साथ हैं। मजदूर एकता और अखंडता के साथ है। देश में जितने विघ्न संख्या काम कर रही हैं, जो इधर उधर की बात न कर, बता तेरी कारवां कहाँ लुटी। देश के जिस उम्मीदों का भारत का सपना था उसको चकनाचूर किया जा रहा है। कश्मीर और उत्तराखंड के मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है, उनका कोई हल नहीं निकल रहा कई सालों से, उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, कश्मीर में 370 धारा बोले हटा दिया, अमन चैन है, पत्थर मारने वाला भी कम हो गए। तो इतना अमन चैन है तो क्यों नहीं चुनाव करा के लोकतंत्र को बहाल करते हो भाई? अमन चैन है, शांति का भी खाते हो, शांत हो गया तो, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तैयार नहीं कर रहे हो। राष्ट्रपति शासन में चल रहा है, 3 खंड में उसको माने। ये हमारे डबल इंजन को फेल हो चुका है। देश के ग्रामीण व्यवस्था भी चकनाचूर। मजदूर क्यों पलायन करता है किसी को? सबसे ज्यादा भाजपा प्रदेश से मजदूर दूसरे प्रदेश में जाके काम खोजने के लिए निकलता है। मजदूर को जिस तरह से रेल हादसा हुआ उसमें मजदूरों का बेचारे लोकल टिकट लेके बैठते हैं, उनका कोई 380 लोगों का आया डाटा, हजारों मजदूर मर गए, उनको कौन करने वाला है? तो वही सब आंकड़ा हम लोग के पास रहता है। हम श्रम मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय से निरंतर मांग करते हैं कि हमारे जो श्रमिक का बेटा भी अफसर बन सकता है। आप रेलवे का वैकेंसी आपके सामने देखे भरकर, सारे बेचारे हमारे मजदूर के बेटे आकर हमसे मिले, 350 बच्चे के हम लोग हर कैटेगरी पास कर गए हैं, लेकिन हमको लेटर ज्वाइनिंग का नहीं दिया जा रहा है। रेल मंत्री के पास जाते हो तो डंडा से पुलिस दौड़ा लेती है मारने के लिए। हम इस देश में अपने अधिकार को भी नहीं पूछ सकते हैं, नहीं कैसी सरकार है। हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में कहे, अहंकार में रावण की सत्ता चली गई, रावण का लंका भस्म हो गया। उसके 2 सलाहकार थे, मेघनाथ और कुंभकर्ण। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस अहंकार में कहते हैं 24 में तो हम ही आएंगे, उस अहंकार के 2 सलाहकार अमित शाह और अडानी, अब उनके रथ की चक्का टूट गई है, अब डबल इंजन भ्रष्ट हो गई है। कैग रिपोर्ट में भी आ गया, देश के जनता आने वाले 23 में इस मजदूरों के साथ, किसानों के साथ कांग्रेस का होगा बात। 24 में मध्य प्रदेश आपके माध्यम से, इस मंच से अपने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से ऐलान करते हैं कि मध्य प्रदेश 150 सीट से ज्यादा हम जीत के आएंगे, छत्तीसगढ़ में 70 सीट से ऊपर आएंगे, राजस्थान में पुनः सरकार बनाएंगे और आने वाले समय में
आपका हरियाणा भी हमारा होगा कि हम जनता के राहुल गांधी जी न्यारा होते हैं। आखिरी सवाल जायसवाल जी की, जब चुनाव होता है देश के तमाम मजदूरों को बरगलाया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, तमाम सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता है। देखिए, मजदूरों को तो जात पात धर्म में भी जोड़ दिया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है कि मैं 500 का भी राशन दे रहा हूँ, सड़ा आप लाइन में लग जाओ और तुम्हारा बेटा नहीं पड़ेगा, खाली बजरंग दल के साथ चले जाओ, मेरे रैली में जाओ, अब पढ़ो मत, खाली मंदिर का कॉरिडोर बनाएंगे, वहां पर पंडित जी का दलाल बनकर उन पूजा कराओ। तो मजदूर का बेटा इसके लिए नहीं पैदा, मजदूर का लड़का मजबूर नहीं है, उसको भी देश के उस स्तंभ में आकर अपनी बात रखने का अधिकार है। और कुछ मुद्दे पर बना देना खराब है, तो माननीय वरिष्ठ महासचिव हौसला प्रसाद जी आपसे रूबरू हूं। कहीं भी रख दो सर, ये कैच कर लेगा ये बस। शुरू सर, जिस तरह से आपने बात की कि इंटक में कई सारे संगठन हैं और सब एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक मत नहीं है, तो ये जो संजीवा रेड्डी जी वाली आपने बात की, कई बार सवाल उठता है कि लोग विश्वास कैसे करें कि असली इंटक कौन है, फर्जी कौन है, तो उस पर जरा मार्गदर्शन करें। इसमें असली इंटक और नकली इंटक का कंफ्यूजन होती है लोगों में, जैसे इसमें क्यों ना असली इंटक और नकली इंटक का ऐसा कोई भी जो भ्रम पैदा हुआ है, मैं मजदूर भाइयों से अपील करूंगा कि इस तरह का कोई भ्रम अपने मन में न लाएं, कोई विश्वास न करें। संजीवा रेड्डी जी भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, हम भी सब कांग्रेसी लोग ही हैं, कांग्रेस की विचारधाराओं को हमने अपनाया हुआ है। हम जो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस की विचारधारा को अपनाते हुए मजदूर के हित में कर रहे हैं। संजीवा रेड्डी जी भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा मतभेद है और वो मतभेद बहुत जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। उस बारे में बातें हो रही हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो हैं और AICC के अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उसका जल्द ही, बहुत ही जल्द उसका जो विधायक सोल्यूशन है वो निकल जाएगा। तो आपने अभी मर्ज की बात की थी कि तमाम मर्ज हो सकते हैं, प्रावधान भी आपने बताया, तो क्यों ना आप अपनी तरफ से पहल शुरू करें? हमारी तरफ से पहल हो चुकी है, उसका गवाह आपके पीछे खड़ा है, कल चर्चा हमारी तरफ से पहल हो चुकी है, बहुत जल्द ही आपको इसका एक निर्णय सामने आएगा। तो आगे क्या आप लोगों का मजदूर जो है, तमाम मजदूर हैं, किसान हैं, लेबर हैं, जो तमाम उनके साथ हादसे होते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ित होते हैं वो। देखिए, प्रताड़ना तो है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आपकी बात से इनकार नहीं है, बशर्ते कुछ जो कानूनी प्रावधान है उस कानून की जानकारी मजदूरों को भी होनी चाहिए, उसके लिए मजदूरों का प्रशिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे संगठन के माध्यम से अब हम इस विषय में काम करने जा रहे हैं कि मजदूरों का एक गुट बनाकर उन मजदूरों को हम प्रशिक्षित करेंगे। जैसे आप लोग सीनियर वर्कर्स एक्ट के अंदर आप लोगों को विभाजित किया जा सकता है, किसानों का जो एक कानून होता है उनके लिए है, कुछ कोयला माइंस वर्कर हैं उनके लिए है। तो हम उनको प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। तो सर हाँ सही। लेकिन सर ऐसा होता है कि जब मजदूरों की कोई समस्या है और वो अपनी समस्या को आगे लेके जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। देखिए, ये बात एक तरह से गलत है। आप जरिया जानते हैं, यदि आपको राशन खरीदना है तो आप राशनिंग की दुकान पे जाएंगे, है ना, या आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर कर देंगे, वो आपको पहुंचा देगा। आपने एक जरिया का इस्तेमाल किया, एक सोर्स का यूज़ किया, आपने एक सोर्स के थ्रू आपने अपने काम को आगे बढ़ाया। मजदूरों को भी यदि कोई तकलीफ है
तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मजदूरों की तकलीफ पे संज्ञान लेने के लिए मजदूर संगठन स्वयं जाए? मजदूरों को भी तो चाहिए कि अगर उनके पास कोई तकलीफ है तो वो मजदूर संगठन से संपर्क बनाएं, क्योंकि अगर अच्छा सर, आपकी 4 राज्यों में सरकार भी है तो उनमें क्या सुविधाएं हैं मजदूरों को? भाई मजदूर के हमारे पास 44 श्रम कानून है। जैसे छत्तीसगढ़ में मजदूरों का जो मानक दर था उसमें मैं 50% मांग किया था मैं अपने यूनियन के तरफ से, और जो आशा वर्कर थी उनको 10,000 रुपया प्रति माह देने का, जो 4,000 मिलता था 10,000 मैं डिमांड किया था। वो भी मांग छत्तीसगढ़ में कब से देना शुरू कर, और युवाओं को भत्ता जो देने की बात हुई वो भी हम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं कि निरंतर 500 रुपया में सिलेंडर में मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए ही किया जा रहा है। तो जो हम लोग अपने माध्यम से देना शुरू किए वो पूरा हो रहा है। हमारा जहाँ सरकार है, चाहे पुराना पेंशन हो, जो 5 मुद्दे से हम कर्नाटका में लेके आए, कन्या को 1200 रुपया महीने देने का, ये सब निधि शुरू हो गया। हम कहते हैं हमारी सरकार जो दबाव डालते हैं मजदूरों के हक के लिए वो पूरा करते हैं, नहीं तो हम अपने सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही कांग्रेस का नीति और रीति है। और बाकी तो सरकार के गठबंदी करके सरकार चाहे अंधा कानून बना उसका जय करते हैं, और उनमें एक ही नेता है। पंचायत चुनाव से लेकर केंद्र के चुनाव का मोदी ही चेहरा बनते हैं। जब हार जाते हैं कर्नाटक, कभी हनुमान जी भगवान का पोज पकड़ के हिमाचल में मोदी जी का नहीं चला, अब मोदी में जी देश से महंगाई के अत्याचार से, युवा के बेरोजगार से, किसानों के ये दमन नीति से दबा हुआ। अब लोग चाह रहे हैं इससे मुक्ति चाहिए। कुछ लीगल मामलों में जानकारी लेना है तो हमारे लीगल सेल के हेड है सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनसे चर्चा अगर जो कोई लीगल इश्यूज है, लीगल सवाल सर लीगल सवाल ये है कि एक मजदूर छोटे कामगार हैं, उनको कोई हादसा हो जाए तो सर वो जाते हैं कोर्ट का तो दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कई मामलों में उनकी भी सुनवाई पूरी तरह से नहीं होती। देखिए, अगर जो उनके केसेस को सही से परस्यू किया जाता है तो सुनवाई होता है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि कोर्ट में भी जो है ना उनका प्रोसीजर्स बहुत लंबा होता है, नंबर ऑफ केसेस एक जजेस के पास बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सुनवाई में टाइम लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है उनके केसेस को परस्यू भी सही से नहीं किया जाता है। उसके लिए मजदूर को चाहिए कि कंसर्न यूनियन के थ्रू, हमारे हर प्रदेश में यूनियन है, हर इंडस्ट्री में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई इंडस्ट्री है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हमारा हो। हम इस तरह से हमारा संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके माध्यम से अगर जो मजदूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर और भी जो उनके बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो वो डेफिनेटली मतलब है कि हम लोग प्रयास करें उसको अच्छे से अच्छे तरीके से। हाँ, लेकिन जहाँ तक कोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट्स में डेफिनेटली टाइम लगता है और उसके जो है ना कई रीजन्स हैं। उसके रीजन्स कुछ रीजन्स इस तरह से ही हैं कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, उसके अपेक्षा नंबर ऑफ जजेस कम है, मतलब वर्कलोड जजेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन्स है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को डेफिनेटली मानता हूँ कि सुनवाई अगर जो मजदूरों को क्विक रिलीफ मिलता है तो वो सबसे बेस्ट रिलीफ हो सकता है। तो इसके लिए तो और भी लंबे संघर्ष की जरूरत है ताकि नंबर ऑफ जजेस बढ़े, ताकि पेंडेंसी कम से कम हो सके। सर ऐसा होता है ना कई केसों में तीसरी पीढ़ी में सॉल्व होता मामला। एग्जैक्टली आपका कहना सही है। आज भी स्थिति में वैसे सुधार हुआ है पहले से, बट लेकिन आज भी स्थिति बदतर है, बदतर ही है। सर जिस तरह से मजदूरों का शोषण आम देखा जाता है, हाँ, इस पर कुछ विचार किया जाए। देखिए कैसे आपका संगठन के लिए काम कर रहा है मजदूर, शोषित मजदूर? नहीं, हमारा संगठन मजदूरों के उत्थान के लिए, उनके परेशानी कम हो, शोषण खत्म हो, इसके लिए लगातार प्रयास हर जगह किया जा रहा है। जहाँ भी अगर जो कुछ भी अगर जो ऐसी परेशानी कुछ समस्याएं संज्ञान में आता है तो हमारा संगठन के लोग जो भी
किसी भी स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में हो, अब खुद मतलब है कि वहाँ जाकर के मतलब है कि उन चीज़ों को टेक ओवर करते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंदी किस तरह से। की समस्या आपके सामने आती है मजदूरों की? कई बार ये होता है कि मजदूरों को सही जो उनका बेसिक उनका नीड्स है और उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं होता। उनके जो उनको बेसिक राइट्स, उनको कुछ जो कानून में जो है ना, कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम है कि हर स्टेट्स में एक मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत ये चीज़ है। कई बार ये देखा जाता है कि वो मिनिमम वेजेज जो हर स्टेट्स का वैसे डिफरेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल है, पूरे इंडिया में अलग अलग है वो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, 1000-2000 रुपये का डिफरेंस आता है, लेकिन वो भी जो है ना कई जगह नहीं मिलता है। तो हमारा प्रयास ये होता है हमारा संगठन का कि वो डेफिनेटली इंडस्ट्री के, क्योंकि इंडस्ट्री शोषण करना ही चाहती, सोचता है कि कम से कम पैसे में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम निकले। इसके अलावा ओवर टाइम का एक बहुत बड़ा इश्यू है। ओवर टाइम करवाते, ओवर टाइम का रूल ये कहता है अगर जो 8 घंटे तो नॉर्मल रूल है काम करने का, उसका जो सैलरी है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर जो कोई 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है सेम डे, उसमें नियम ये है कि 2 घंटे के बदले उसको 4 घंटे का सैलरी मिलेगा। मतलब एक दिन में अगर कोई 10 घंटे काम कर रहे हैं तो उसको 1.5 गुना उसका सैलरी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारा प्रयास होता है कि इस तरह से जहाँ भी हो रहा है तो हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने फेडरेशन के माध्यम से, इंटेक के माध्यम से उस इंडस्ट्री के को कंपेल करते हैं कि आप मजदूरों का जो भी ड्यू है, जो भी राइट्स है, जो भी सैलरी है, आप वो प्रॉपरली पे करें और उनको बाकी जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी उनको मिले। तो सर कितने स्टेटों में काम कर रहे हैं आपका संगठन? अभी इस समय हम 18 स्टेट में काम कर रहे हैं। 18 स्टेट में। जो बाकी स्टेट बचे हैं उनमें कब तक क्या प्लान है? देखिए हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे भारत में फैलें, पूरे भारत में काम करें, लेकिन इस समय मुख्य रूप से हम 18 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात में हमारा काम जारी है, छत्तीसगढ़ है हमारे पास, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। आज ही गोवा राज्य में भी हमारी समिति बनी है, वहाँ पे भी हमने प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति की है। अंडमान निकोबार भी हमारा बड़ा जोर से काम चल रहा है। अंडमान निकोबार के हमारे दादरा नगर हवेली में भी हमारा काम चल रहा है। तो क्या इंटेक के जो चुनाव आ रहा है अभी लोकसभा चुनाव, उसमें कुछ इंटेक के मेंबर से चुनाव लड़ेंगे या सपोर्ट करेंगे? देखिए अगर AICC ने आदेश दिया तो हम उसके आदेशानुसार काम करेंगे।